नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लासिकल रियलिज्म अर्थात शास्त्रीय या परंपरागत यथार्थवाद के बारे में। पिछले क्लास में हमने यथार्थवाद के मूल आधारों को देखा। इसके अलावा पूर्ववर्ती यथार्थवादी विचारक जैसे कि चाणक्य, थ्योसिडाइडस, मैकियावेली एवं थॉमस हॉब्स को देखा। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से यथार्थवाद को एक संकल्पना के तौर पर या सैद्धांतिक सिद्धांतों के तौर पर प्रस्तुत किया गया। उसी कड़ी में सबसे पहले आता है शास्त्रीय यथार्थवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवादी विचारकों का प्रभाव बढ़ा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रमुख थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व में शांति स्थापना हेतु राष्ट्र लीग की नींव रखी और उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीयतावाद एवं नैतिकता पर बल दिया। 1917-18 के बाद 1917-18 के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद उदारवाद जोरों पर था और ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो कि उदारवादी विचार से प्रभावित थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन की शुरुआत की। उन्होंने 14 सूत्री एजेंडा दिया, 14 सूत्री सिद्धांत दिए, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत की। उनका मानना था कि समस्त राज्य, अलग अलग देश जो हैं, वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तरीके से सभी लोग मैत्रीपूर्ण भाव से भी रह सकते हैं, जिससे संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाइयाँ कम से कम हों। इसलिए उन्होंने नैतिकता पर बल दिया। लेकिन इसी कड़ी में यथार्थवादी विचारकों का उभरना शुरू हुआ, जिन्होंने यथार्थवादी सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। एक इतिहासकार थे E.H. कार, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी 20 ईयर इन क्राइसिस 1919 टू 1938, 1919 से 1938। उन्होंने बताया किस प्रकार से इस 20 साल के पीरियड में वुडरो विल्सन की जो मान्यताएं थीं, उदारवादी मान्यताएं थीं, जिसमें सह अस्तित्व की बात थी, उसको हिटलर एवं मुसोलिनी ने ध्वस्त कर दिया। E.H. कार के अनुसार वुडरो विल्सन की आदर्शवादी मान्यताओं को हिटलर एवं मुसोलिनी ने ध्वस्त कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ। अर्थात जैसा कि वुडरो विल्सन बताते थे कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हो सकता है, विश्व में संभव है, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो थ्योरी थी, उसको हिटलर एवं मुसोलिनी ने ध्वस्त कर दिया। इसी दौर में अमेरिकी विद्वान हंस मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें यथार्थवादी मान्यताओं का सैद्धांतिक चित्रण किया। क्लासिकल रियलिज्म को एक सैद्धांतिक रूप अगर किसी विचारक ने दिया है तो उनका नाम था हंस मॉर्गेनथाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जामिनेशन में आप उसको कोट करेंगे, इनके नाम का यूज करना ही होगा। हंस मॉर्गेनथाउ, जिनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इन्होंने यथार्थवाद को सैद्धांतिक रूप दिया पहली बार। इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती जो विचारक थे यथार्थवादी, वो क्या बताने में असफल रहे और क्यों उस समय का समाज और आज के समाज में क्या विभिन्नता है। तो हंस मॉर्गेनथाउ ने सबसे पहले बताया कि पूर्ववर्ती ये बताने में असमर्थ रहे कि राज्यों के बीच लड़ाई क्यों होते हैं। जैसा कि हमने देखा था, चाणक्य, थ्योसिडाइडस, सभी लोग यही बोल रहे थे कि राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए। हर प्रकार से राजा को या राजकुमार को, जैसा मैकियावेली बोलता था कि राज्य की शक्ति को बढ़ाना ही साध्य है, वही एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन वह हमेशा ये बताने में असफल रहे कि दो राज्यों के मध्य लड़ाइयाँ होती क्यों हैं। दूसरा, पूर्ववर्ती के समय समाज कबीलाई था। जो पूर्ववर्ती विचारक थे, उस समय आधुनिकता नहीं थी, मींस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं थे, समाज में उतने परिवर्तन नहीं थे। उस समय का समाज ग्रामीण और कबीलाई हुआ करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज जो था वो शहरीकृत हो चुका था और नए नए तरीके से विकास बढ़ रहा था। अलग अलग तरीके से नए विभिन्न राज्यों के बीच में मतभेद बढ़ रहे थे। तब हंस मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया। मॉर्गेनथाउ ने विल्सन की आदर्शवादी सिद्धांतों को नकार दिया एवं यथार्थवाद के 6 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया। यही 6 नियम, जो मौलिक नियम हैं, यही क्लासिकल रियलिज्म, शास्त्रीय यथार्थवाद के मौलिक नियम या आधार माने जाते हैं। हंस मॉर्गेनथाउ का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला नाम जो आधार है या नियम है, वह मॉर्गेनथाउ ने बताया मानव का वस्तुनिष्ठ स्वभाव। वस्तुनिष्ठ स्वभाव का मतलब क्या होता है, हम बात करेंगे। पहले तो मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत को मानवीय स्वभाव के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उसके अनुसार मानव का मूल
स्वभाव स्वार्थी है, जो कि दूसरों पर प्रभुत्व एवं आधिपत्य को स्थापित करना चाहता है। मार्गेंथाउ का मानना ये था कि मानव जो है, मनुष्य जो है, मूलतः स्वार्थी नेचर का है। वह अपने स्वार्थ के लिए ही सारे काम करता है। इसलिए जब तक वह स्वार्थी रहेगा तब तक वह हमेशा आधिपत्य या दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेगा। आप देखते होंगे समाज में सारे लोग जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, उनका एक ही टारगेट होता है कि वो एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय समाज में आप देखेंगे सभी लोग एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और इन्हीं व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है और इन्हीं समाजों से मिलकर एक देश बनता है। अर्थात देश भी जो है वह एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वह है मानव स्वभाव को। जब हम उदारवाद को पढ़ेंगे तब वहाँ पे जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं। वह मानव को अच्छा मानते हैं, जबकि यथार्थवादी मानते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वह स्वार्थी है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये है कि वह परिवर्तन नहीं होने वाला। मानव स्वभाव जो स्वार्थी है वो कभी भी परिवर्तन या किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ में फ़र्क होता है। विषयनिष्ठ मतलब समय के साथ परिवर्तित हो जाए, लेकिन यथार्थवादी जो हंस मार्गेंथाउ हैं उनका मानना है कि मानव का स्वभाव जो है वह वस्तुनिष्ठ है। चूँकि राज्य मानव का ही संगठित रूप या समूह है, इसलिए राज्यों के बीच सख्त संघर्ष अपरिवर्तनशील है और स्थायी है, क्योंकि मानव स्वभाव में किसी गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैंने जैसा आपको बताया कि मानव का संगठित रूप जो है वही एक देश या राज्य है। अगर मानव स्वभाव स्वार्थी है तो राज्य भी स्वार्थी होगा, क्योंकि राज्य को चला तो मानव ही रहे हैं। इसलिए जो शक्ति संघर्ष है वह अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं रुकेगा, हमेशा शक्ति संघर्ष रहेगा, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। और उनमें किसी भी मानव के स्वभाव में कोई भी क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए आप हमेशा अपने राज्य की रक्षा करिए और शक्ति को बढ़ाइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी गुणात्मक परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती है। जब मानव के स्वभाव में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए देश के स्वभाव में नहीं होगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती है उसमें भी किसी गुणात्मक परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए राष्ट्र राज्यों के मध्य संघर्ष संक्रमणकालीन नहीं अपितु शाश्वत है। आपको ऐसी ही लाइन लिखनी पड़ेगी अगर आपको मेंस आंसर लिखना है। राष्ट्र राज्य जितने भी नेशन स्टेट हैं उनके बीच संघर्ष संक्रमणकालीन नहीं है, मीन्स ट्रांजिशनल नहीं है कि आज रुक जाएगा कल नहीं होगा। ये ट्रांजिशनल नहीं अपितु शाश्वत है, ये हमेशा रहेगा। इन यथार्थवादियों का मानना है कि राज्यों के बीच संघर्ष हमेशा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य हमेशा संघर्षरत रहेंगे। जैसे आप वर्तमान में देखते हैं अमेरिका, चीन सब अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक हैं। ठीक है, आप अपने समाज में भी देख सकते हैं, भारत में भी देख सकते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण यही कहता है कि मानव स्वभाव स्वार्थी है और वह अपनी शक्ति को बढ़ाता रहेगा। और बढ़ाएगा क्यों? प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अमेरिका चीन के बीच, भारत चीन के बीच लड़ाई इसी बात की है, भारत पाकिस्तान के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा है राष्ट्रीय हित। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हित जिसे प्रत्येक राज्य शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी भारत संबंध बनते हैं, भारत के संबंध किसी दूसरे देश के साथ बनते हैं, भारत अमेरिका संबंध बनते हैं, भारत चीन बनते हैं, भारत जापान बनते हैं, प्रत्येक संबंध के पीछे राष्ट्रीय हित होता है। उसी हित के लिए ही सारे संबंध या राजनीति की जाती है। मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों को केंद्रीय मानकर अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित, नेशन का जो इंटरेस्ट है वही फोकस होना चाहिए, अदर बाकी सब चीज़ें नहीं। आपको पर्सनल संबंध ऐसा कुछ नहीं है। नेशन का इंटरेस्ट अगर फुलफिल हो रहा है तभी वो संबंध काम का है। तो इसलिए मार्गेंथाउ यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं राष्ट्रीय हित जो है वही फोकस्ड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट होगा किसी भी संबंध या किसी भी पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल लेवल पर। उनके अनुसार राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्माण होना चाहिए, ना कि विचारधारा। विचारधारा के अनुसार नहीं होना चाहिए। जैसे भारत सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सेकुलर कंट्री के साथ ही अपने संबंध बनाएं। विचारधारा नहीं आनी चाहिए। आपको उस देश के साथ संबंध बनाने हैं, उस राज्य के साथ संबंध बनाने जहाँ से आपको फ़ायदा होता हो, जहाँ से आपके राष्ट्रीय हित पूर्ति होते हैं। जैसे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उसने अपने संबंध इस्लामिक देशों के साथ बना रखे हैं,
पाकिस्तान के साथ उसने संबंध बना रखे हैं, क्यों? उसका नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है। जैसे भारत ने वर्तमान में इजराइल के साथ संबंध अपने विकसित कर लिए, क्यों किए? क्योंकि उसका नेशनल इंटरेस्ट हो रहा है। भले ही इजराइल एक धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, फ़िलिस्तीन से हम संबंध रखते थे, हमें उतना फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, वेपन्स मिलते हैं। इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण में ये उचित है कि आप संबंध उनके साथ बनाएं जहां से आपके राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे हों। राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, इसके बारे में मार्गेंथाउ ने बताया है, राष्ट्र के ऐसे केंद्रीय मूल जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र राज्य अर्जित करना चाहता है। राष्ट्रीय हित मतलब ऐसे मूल्य जिनको प्रत्येक राष्ट्र राज्य अर्जित करना चाहता है। जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे भारत क्या चाहता है? टेक्नोलॉजी, उसको अच्छे उपकरण मिल जाएं, जैसे वर्तमान में राफेल आया। तो ऐसे मूल्य जिनको प्रत्येक व्यक्ति, या समृद्धता आए, तो ऐसे मूल्य हैं जिनको प्रत्येक राष्ट्र राज्य अर्जित करना चाहता है। मूल्य में भौगोलिक सीमा के विस्तार से लेकर सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभुत्व को बढ़ाना भी है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो हमारा पास पूरा वापस आ जाए, और हर देश की इच्छा होती है। जैसे चाइना का क्या है, विस्तारवादी नीति, तिब्बत भी मिल जाए, दक्षिणी चीन सागर भी मिल जाए। तो अगर चाइना के इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो चाइना के जो यथार्थवादी विचार रखे होंगे वो ये कहेंगे दक्षिणी चीन सागर हमारा है, ठीक है। अब भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, इसके अलावा जो हमें क्षेत्र चाहिए हम उसको लेना चाहेंगे। तो यथार्थवादी इस दृष्टिकोण को रखते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभुत्व को बढ़ाने को भी लेकर रखते हैं। जैसे यूएसए के जो यथार्थवादी विचारक रहे होंगे उन्होंने बोला है कि सांस्कृतिक विस्तार भी किया जाए। जैसे भारत में आप मैकडोनल्ड खा रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो ये क्या है? सांस्कृतिक विस्तार है। इससे क्या होता है? सॉफ्ट पावर का विकास होता है। तो यथार्थवादियों के अनुसार भौगोलिक सीमा विस्तार से लेकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व सभी का विस्तार करना राष्ट्रीय हित है, वही केंद्रीय मूल्य है, ठीक है। मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति साधन एवं साध्य दोनों होता है। शक्ति साधन भी है और साध्य भी है। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो साधन है, जो मीन्स है, वह भी शक्ति है, और जो उसका साध्य है, जो इसका लक्ष्य है, वो भी शक्ति है। मीन्स प्रत्येक राज्य का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो। अतः राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने हेतु अधिकतम शक्ति का अर्जन करना चाहिए। अगर आप शक्तिशाली ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो बाकी सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, ऐसा मार्गेंथाउ कहते हैं। तो मीन्स और एंड दोनों ही पावर है, ठीक है। ये बिल्कुल नैतिकता की बात नहीं करते हैं। आगे हम बात करेंगे। शक्ति अर्जन की प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप शक्ति संतुलन का जन्म होता है। बैलेंस ऑफ पावर का जन्म कैसे होता है? जब शक्ति प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए दोनों ही शक्ति की प्रतिस्पर्धा करते थे 1992 तक। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण जो था वह ये कहता था कि यूएसए भी शक्ति को बढ़ा रहा है, अपने वेपन्स को बढ़ा रहा है, परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, और सोवियत संघ भी बढ़ा रहा है। दोनों बढ़ा रहे हैं, इसलिए बैलेंस बना हुआ है और युद्ध नहीं हुआ। यथार्थवादी दृष्टिकोण मानता है कि अगर परमाणु हथियार बढ़ते हैं, दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है, तो वो कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। और ये बात सच भी साबित हुई। आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कारण यही था, क्यों? अमेरिका को लगता था कि सोवियत संघ के पास ज़्यादा हथियार होंगे, और सोवियत संघ को लगता था अमेरिका के पास ज़्यादा हथियार हैं। अगर हमला हुआ तो उन दोनों का ही नुकसान होगा। तो शक्ति संतुलन आता है। जैसे भारत और पाकिस्तान, बड़ा युद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, भारत चीन। तो परमाणु हथियार जो हैं वो एक डिटरेंस का काम करते हैं। ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। इसके बाद मार्गेंथाउ कहते हैं राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। राष्ट्रीय हित स्थायी नहीं हो सकते हैं। आज जो राष्ट्रीय हित है वह कल नहीं हो सकता। मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं दिया है। वस्तुनिष्ठ मीन्स एक, वही स्थायी हो, एक अर्थ नहीं दिया है, बल्कि वह राष्ट्रीय हित को देश काल एवं परिस्थितियों के सापेक्ष मानता है। मीन्स टाइम और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके रिलेटिव है। देश काल, जैसे जैसे समय होगा वैसे परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। जैसे ईरान कभी यूनाइटेड स्टेट का मित्र हुआ करता था, लेकिन ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, आज सबसे बड़ा शत्रु ईरान का अमेरिका है। उसी प्रकार अमेरिका भारत के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। इवन कारगिल वॉर तक में उन्होंने हमको जीपीएस नहीं दिया था। तो लेकिन आज वर्तमान में देखेंगे अमेरिका के संबंध भारत से अच्छे हैं, ठीक है। इसी प्रकार समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती हैं और राष्ट्रीय हित बदलते हैं। आज हमें ज़रूरत है हमें अच्छे से अच्छे हथियार मिलें जिससे हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें,
किसी दिन जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी तो हमको चाहिए होगा कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिले जिससे हमारी जनता जो है गरीब वो ख़त्म हो, तो हम उस तरीके से संबंध बनाएंगे। इस हिसाब से हम देखते हैं राष्ट्रीय हित जो है सदैव परिवर्तनशील होते हैं, जब जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से परिवर्तन हो जाएंगे। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है। जब हम उदारवाद मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग टाइप के दृष्टिकोण आएंगे। राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों या विश्व में परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहते हैं। यही बात मैंने बताया, यूएसए चीन, कभी चीन का जो है समर्थन करता था अमेरिका, आज सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। तो कैसे क्यों हुआ? क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई। इसी परिवर्तित परिस्थितियों के कारण हमारे राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहते हैं। चौथा पॉइंट जो हंस मर्गेंथाउ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। ये बात मैंने मूल आधार में बताए थे यथार्थवाद में। नैतिकता से संचालित कभी भी राजनीति होगी, ये अनैतिक भी नहीं होते हैं, ये नैतिक तटस्थ होते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो नैतिकता रहेगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बस राज्य सुरक्षित होना चाहिए। मर्गेंथाउ के अनुसार राजनीति का संचालन शक्ति एवं राष्ट्रीय हितों से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शक्ति एवं राष्ट्रीय हित। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको यूज करना ही करना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यथार्थवाद टिका हुआ है। और राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करते समय नैतिकता के मानदंडों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। खासकर मैंने आपको बताया था मैकियावेली के बाद नैतिकता के मानदंड एकदम चूर चूर हो गए। राज्य की सुरक्षा प्राथमिक है, राष्ट्रीय हित को पूर्ण करना प्राथमिक है, इसके लिए कोई भी नैतिकता का मानदंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप अनैतिक ना हो, लेकिन नैतिकता जरूरी नहीं कि स्थायी, क्योंकि नैतिकता तो ये भी कहती है कि किसी पर आक्रमण ना करो, किसी का वध ना करो, किसी को मारो मत। नैतिकता तो कहती है कि किसी को मारो मत, तो अर्थात अगर युद्ध होगा तो सोल्जर अगर गोली नहीं चलाएगा तो खुद मरेगा। तो इसलिए यथार्थवादी इस दृष्टिकोण को नकार देते हैं। हंस मर्गेंथाउ ने एक जॉर्ज केनन नाम के विचारक थे, उनकी नैतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। नैतिक सापेक्षवाद क्या था? ये रिलेटिविटी, मोरल रिलेटिविटी, ये क्या था कि अगर कोई नैतिक है तो उसके साथ नैतिकता वाला व्यवहार करो, अगर कोई अनैतिक है तो उसके साथ अनैतिकता वाला। तो इस सापेक्षवाद रिलेटिविटी की बात को अस्वीकार कर दिया। मर्गेंथाउ कहते हैं अगर राष्ट्रीय हित परिपूर्ण हो रहा है तब नैतिक बने रहो, तब तक आप नैतिक बने रहो जब तक आपके राष्ट्रीय हित को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित को नुकसान है, आपके राज्य को नुकसान है, तब आप कोई भी स्टेप ले सकते हो। मर्गेंथाउ ने नैतिकता के किसी बाह्य या आंतरिक बंधन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें सर्वातीत यथार्थवादी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है मेंस में कि मर्गेंथाउ को सर्वातीत यथार्थवादी क्यों कहा जाता है। सर्वातीत यथार्थवादी का मतलब हर मौसम में यथार्थवादी, वो किसी भी बंधन में नहीं, हमेशा यथार्थवादी ही हैं। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने नैतिकता के किसी भी बंधन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनके जो राष्ट्रीय हित और राज्य की सुरक्षा है उसको सर्वोपरि रखा। शक्ति एवं राष्ट्रीय हित उनको सर्वोपरि रखा। मैंने पहले ही बताया कि मर्गेंथाउ के विचार अनैतिक नहीं हैं, क्योंकि मर्गेंथाउ ने नैतिकता को पुनर्परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य को शक्तिशाली बनाने वाले प्रत्येक कार्य नैतिक हैं। ऐसे सभी कार्य, ऐसे सभी मीन्स, ऐसे सभी साधन सभी नैतिक हैं जो राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं। अतः वे मैकियावेली के समान नैतिकता को निरपेक्ष मानते हैं, एब्सोल्यूट मानते हैं। ठीक है, नैतिक तटस्थ मैंने मतलब आपको बता दिया कि राजनीति नैतिकता अलग अलग है। पिछले लेक्चर हमने बात की थी, राजनीतिक कार्यों का नैतिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और नैतिक कार्यों में राजनीति नहीं होती है। राष्ट्रीय हित के कार्य के सारे कार्य नैतिक हैं, जिससे आपका राष्ट्रीय हित हो रहा हो वो सारे कार्य नैतिक माने जाएंगे। पाँचवा पॉइंट जो क्लासिकल रियलिज्म में हंस मर्गेंथाउ ने दिया है वह है राज्य की विदेश नीति का निर्माण विवेकपूर्ण रूप में होना चाहिए। विदेश नीति के तत्वों में विवेक का उपयोग होना चाहिए। रीजन मीन्स विवेक, विजडम का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि सार्वभौमिक नैतिकता से। यूनिवर्सल मॉरलिटी नहीं होनी चाहिए कि सदैव सत्य बोला जाना चाहिए। अगर सदैव सत्य बोलेंगे तो आप अपनी सारी जानकारी यूएसए को दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे। सदैव सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो विदेश नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, तो इनका दृष्टिकोण सही भी कभी कभी प्रतीत होता है कि अगर आप सब हमेशा सत्य बोलेंगे, आपका एम्बेसडर राजदूत जो है वो जाके सबको सच बताएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो आपका अहित हो जाएगा। इसलिए विदेश नीति का जो भी निर्माण है उसका विवेकपूर्ण रूप में उसका निर्माण होना चाहिए, ना कि यूनिवर्सल मॉरलिटी से। इसके अलावा इन्होंने एक बात लिखी, विदेश नीति का निर्माण जो है
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अनुसार होना चाहिए, CBA के अनुसार। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपका कितना परिश्रम लग रहा है, आपका कितने संसाधन लग रहे हैं और उससे फ़ायदा कितना हो रहा है। पता लगे आपने 5 रुपये लगाए और आपको वापस मिल रहे हैं 4 रुपये, तो ये फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 5 लगाए तो आपको 6 तो मिलनी चाहिए। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर विदेश नीति का निर्माण होना चाहिए। गिव एंड टेक की नीति के साथ तार्किक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता राष्ट्रीय हित को परिपूर्ण करने में कि आपको सब कुछ मिलेगा, आप कुछ देंगे। जैसे भारत मालदीव की सहायता करता है, उससे क्या होता है, भारत के जो हिंद महासागर में सुरक्षा को गारंटी मिलती है। इसके अलावा अलग अलग देशों के साथ, जैसे भारत ने नेपाल को सहायता दी या भारत बांग्लादेश को सहायता देता है, उससे क्या होता है कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होते हैं और सामरिक सुरक्षा होती है। तो गिव एंड टेक की नीति होनी चाहिए। भारत को जापान हमको देता भी है, ठीक है, जैसे भारत जो है भूटान को देता है, वैसे जापान हमको भी देता है। उससे जापान को फ़ायदा होता है। जब चीन के खिलाफ कोई मामला होता है तो भारत जापान का साथ देते हैं। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण में गिव एंड टेक की नीति अपनानी चाहिए, इसके साथ तार्किक दृष्टिकोण हो। इसलिए लड़ना एवं संबंध बनाना उद्देश्य नहीं है। याद रखिएगा, यथार्थवादी लड़ना नहीं चाहते हैं। उनका मतलब ये नहीं कि आप लड़ो या किसी देश से संबंध बनाओ, फालतू में संबंध बना के घूमते रहो। उनका साफ साफ मतलब ये है कि आप किसी से लड़ो, संबंध बनाओ, कुछ भी करो, जो ऐसे भी संबंध आपको बनाने हैं, लड़के बनाने हैं, मित्रवत रूप से बनाने हैं, समन्वय करके बनाने, जैसे भी बनाने हैं, सिर्फ एक काम होना चाहिए, राष्ट्रीय हितों की परिपूर्ति होनी चाहिए। होपफुली आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद छठा पॉइंट है राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया। हर्ष मार्गेंथाउ कहते हैं कि राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वह बाकी सभी चीज़ों को राजनीति से नीचे रखते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार राजनीति एक स्वायत्त होती है और ना तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियंत्रित है, ना ही ये अर्थव्यवस्था द्वारा और ना ही ये नैतिकता से, बल्कि राजनीति के द्वारा इन सभी को प्रभावित किया जाता है। मार्गेंथाउ साफ साफ कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आर्थिक संबंध है तो राजनीति चल रही है। मार्गेंथाउ के अनुसार राजनीति एक स्वायत्त है, ऑटोनोमस प्रक्रिया है, यह किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि से नहीं चलती है। जैसे इजराइल की राजधानी यरूशलेम होनी थी, अमेरिका ने किसी की नहीं मानी और उसने उसको राजधानी घोषित कर दिया। ये किसी अर्थव्यवस्था से नहीं चलती, ना ही नैतिकता से चलती है। लोग भले ही कितना बोलते रहे ये नैतिक नहीं है, लेकिन अमेरिका नहीं माना। ये एक स्वायत्त प्रक्रिया है। अमेरिका इजराइल के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं, उसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ना ही नैतिकता से फ़र्क पड़ रहा है कि फ़िलिस्तीन के साथ क्या होगा या किसी और देश के साथ क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक स्वायत्त प्रक्रिया है और जो भी शक्ति के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। इनका मानना है कि राजनीति के द्वारा बाकी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। राजनीतिक संबंध जैसे होंगे उसी हिसाब से आर्थिक संबंध होंगे, उसी हिसाब से नैतिकता डिसाइड होगी या उसी हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, लॉ बनेंगे। लेकिन राजनीति सबसे उच्चतम स्तर पर है, तो राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया है, ऐसा हर्ष मार्गेंथाउ मानते हैं। मार्गेंथाउ ने कहा राजनीति को अत्यधिक महत्व दिया है, इसलिए उसे मार्क्स की भांति आर्थिक तत्वों को प्रमुखता नहीं दी गई है। मार्गेंथाउ ने हमेशा पॉलिटिक्स को ऊपर रखा गया है, ना कि आर्थिक तत्वों को, जबकि कार्ल मार्क्स, जब हम मार्क्सवाद देखेंगे तब बताएंगे कि उन्होंने आर्थिक तत्वों को प्रमुखता दी और आर्थिक तत्वों के माध्यम से पूरा संबंधों को समझाने का प्रयास किया है। तो उसने मार्क्स की भांति आर्थिक तत्वों को प्रमुखता नहीं दी है और ना ही कांट की भांति नैतिकता को मुख्य मानता है और ना ही ग्रोसियस की कल्पना के अनुसार विधि को प्राथमिकता देता है। एक विचारक हैं कांट, इमैनुएल कांट, वह नैतिक विचारक माने जाते हैं, वह नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हंस मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता को पूर्णतः नकार दिया है। ग्रोसियस विचारक रहे हैं जिन्होंने विधि, रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता दी है। हंस मार्गेंथाउ के अनुसार कुछ भी नहीं होता रूल ऑफ लॉ, जिसके पास पावर है वही लॉ को डिसाइड करता है। इसलिए मार्गेंथाउ ने आर्थिक तत्व, नैतिक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय विधि, रूल ऑफ लॉ, इन सभी को नकार दिया है और माना क्या है, शक्ति। शक्ति ही साध्य है, शक्ति ही साधन है, ठीक है। तो शक्ति की परिकल्पना के साथ ही यथार्थवाद के 6 सिद्धांत हंस मार्गेंथाउ ने दिए हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ निष्कर्ष। क्लासिकल रियलिज्म का निष्कर्ष क्या है? क्लासिकल रियलिज्म का निष्कर्ष ये है, यद्यपि मार्गेंथाउ का सिद्धांत वर्तमान के नॉन जीरो सम गेम के युग में आंशिक एवं अपूर्ण प्रतीत होता है, किंतु अनेक कमियों के बावजूद
उसका बड़ा महत्व यह है कि वह पहला विचारक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम यथार्थवाद का सैद्धांतिक आधार रखा। मैंने आपको बताया था यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार मर्गेंथाउ के द्वारा रखा गया है क्लासिकल रियलिज्म के तौर पर। उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि यथार्थवाद को एक पूर्णतया दृष्टिकोण प्रदान किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाए। अब नॉन जीरो सम गेम में ये अपूर्ण कैसे प्रतीत होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कि नॉन जीरो सम गेम से आप क्या समझते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। होपफुली आपको यथार्थवाद क्लासिकल रियलिज्म समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अपने कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा।